हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का पार्ट 2 तक हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग पार्ट 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ऊपर ऊपर तक, इससे ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा था सारा का सारा। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड से आगे, ठीक है। तो ये तो अभी करते ही है स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ठीक है। और लाइक कर देना इस वीडियो को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो क्या है, the digestive glands associated with the alimentary canal include the salivary glands, the liver and the pancreas। ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, जो कि एसोसिएटेड है हमारे एलिमेंट्री कनाल से, वो आपका सलाइवरी ग्लैंड को इंक्लूड करता है, साथ ही साथ लीवर को भी इंक्लूड करता है और पैंक्रियास को भी इंक्लूड करता है। साथ ही साथ और भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ एनसीईआरटी ने तीन ही मेंशन कर रखा है। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे, तो हम लोग यही मान के चलेंगे फिलहाल। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास। Saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary glands। तो 3 पेयर हैं हमारे पास salivary glands के। The parotid which is present in the cheek, the submaxillary या submandibular, एक ही नाम है, जो कि lower jaw में present होता है। तो submaxillary and या और submandibular that is present in lower jaw and the sublinguals that is present below the tongue। तो lingual मतलब हो गया, lingua मतलब basically tongue और sub मतलब उसके नीचे, तो below the tongue। तो ये आपको कितने 3 पेयर्स बता दिए सलाइवरी ग्लैंड्स के। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम भी था, ऊपर में हम लोगों ने देख रखा था, यहाँ पे देख रखा है, तो देख लो आप। तो सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। लोअर जॉ में है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो है ये आपको टंग के नीचे है। तो एक तरह से आपको दे रखा है, तो अगर कभी आगे आइडेंटिफाई करने तो ध्यान रखना आप, ठीक है। और पैरोटिड ग्लैंड्स जैसे कि चीक्स में था, तो ये आपका चीक्स में है पैरोटिड ग्लैंड, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया। तो ये आपका सलाइवरी ग्लैंड का फंडा पूरा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। हाँ, तो दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। तो बोला जा रहा है कि ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये आपको बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है ऑफ कोर्स, और ये सिक्रीट करते हैं सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। अब सलाइवा का रोल आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे डाइजेशन में, तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सलाइवा किस चीज का डाइजेशन कर रहा है, हर कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर देखते हैं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो बात हो रही है यहाँ पे लिवर की। लिवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, जैसा मैंने आपको बताया था शायद पार्ट 1 में, ठीक है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट लगभग 1.2 to 1.5 kg। वैसे तो डेटा ध्यान नहीं रखना चाहिए, बट एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रख सकते हो। तो 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। It is situated in the abdominal cavity। Of course, abdominal cavity में situated है liver, लेकिन exact location just below the diaphragm and has 2 lobes। तो diaphragm के just below है आपका liver, ठीक है, और इसके पास 2 lobes present है। The hepatic lobules are the structure and functional unit of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords। तो बोला जा रहा है कि जो आपकी hepatic lobules है, ठीक है, they are the structure and functional units of liver। तो hepatic lobules ही जो है आपके livers के structure and functional units हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, ऐसा पूछा जा सकता है कि liver का functional unit, functional और structure unit कौन सा है, तो वो hepatic lobules हो जाएगा। और इसके अंदर hepatic lobules के अंदर hepatic cells प्रेजेंट रहते हैं, जो कि अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। तो ये चीज ध्यान रखना, कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो देखा था लीवर का डायग्राम, शायद ऊपर ही रह गया, ठीक है। तो डायग्राम भी दे रखा था, कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं हम लोग इसे। तो ये हो गया आपका, जो हेपेटिक सेल्स थे वो आपको किस फॉर्म में अरेंज है, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule। तो बोला जा रहा है कि जो lobule है, each lobule, जैसे कि यहाँ पे कितने बहुत सारे lobules प्रेजेंट होंगे, lobules ही हैं आपके structure and functional unit। तो each lobule जो है वो covered होते हैं by the thin connective tissue sheath, जिसे हम लोग स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं, Gleason's capsule। तो Gleason's capsule आपको hepatic lobules को cover कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder। तो बोला जा रहा है कि जो bile secrete हो रहा है, ठीक है, hepatic cells के द्वारा, जो हमारे hepatic cells secrete कर रहे हैं क्या bile को,
वो बाइल डक्ट्स के थ्रू कहाँ आ जा रहा है, आपको एक थिन मस्कुलर सैक में आ जा रहा है, वहाँ स्टोर हो रहा है कंसंट्रेशन, उसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है उस चीज का, ठीक है। तो द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो वो गॉल ब्लैडर में पहुंच जाते हैं हेपेटिक डक्ट्स की हेल्प से, और वहां पे वो स्टोर होते हैं और कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट, तो गॉल ब्लैडर का नाम है सिस्टिक डक्ट, along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct। तो ये फंडा, अब मैं इसे डायग्राम से समझाता हूँ। देखो ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का डक्ट क्या हो गया, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये सिस्टिक डक्ट है जैसे कि देख पा रहे हो आप यहाँ पे, जैसे कर्सर जा रहा है, ये सिस्टिक डक्ट है। अब ऊपर जो आ रहे हैं यहाँ लिवर से डक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हो आप डक्ट्स आ रहे हैं किसी लिवर से, और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया, मतलब जितने भी बहुत सारे डक्ट्स आ रहे हैं जो अलग अलग लोब्यूल से, सारे मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगा। कॉमन हेपेटिक डक्ट और आपका सिस्टिक डक्ट मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बना देगा। ये आपका एक कॉमन बाइल डक्ट बन गया, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, ये बन गया। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे आके आपका डिओडेनम में किसके साथ ओपन करेगा, पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ ओपन करेगा। देख लो यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बारे में ऊपर पढ़ेंगे हम लोग, तो वहीं दे रखा है The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as a common hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter called the sphincter of Oddi। ये आपकी ऑडी नहीं है, ये ऑडी है, ठीक है। तो ये फंडा है, यही बोल रखा है जो कॉमन बाइल डक्ट है along with pancreatic duct, ये एक डक्ट बना लेते हैं यहाँ, जिसे हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं। ये यहाँ पे ओपन हो जाते हैं डिओडेनम में, और इसे हम लोग बेसिकली एक स्फिंक्टर से बोल सकते हो गार्ड करते हैं, और स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, द पैंक्रियास इज अ कंपाउंड that is a heterocrine, both exocrine and endocrine, elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum। तो पैंक्रियास की बात हो रही है, तो पैंक्रियास के बारे में लोग सब जानते हैं कि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो पैंक्रियास को, ठीक है। और ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है डिओडेनम है, इसके लिम्स के बीच में प्रेजेंट है आपका पैंक्रिया, जो कि क्लियरली हमें दिख रहा है, यही बोला गया है, ठीक है। और जो ये पैंक्रिया हेटेरोक्राइन है, इसमें मतलब एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या है, द एक्सोक्राइन पार्ट या एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स एन अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो सिंपली बोला जा रहा है कि आपका जो एक्सोक्राइन पार्ट है किसका, पैंक्रिया का, वो आपको सिक्रीट करता है अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, जो कि ऑफ कोर्स डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसे। तो ये अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, जिसमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ऑफ कोर्स कौन कौन एंजाइम्स आगे देखेंगे। फिर जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागन, ठीक है। तो ग्लूकागन और इंसुलिन ये सब सिक्रीट करता है। इस समय आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये सब भी जान सकते हो, पैंक्रियास में आपने कहीं पढ़ा होगा, बट कोई नहीं, उतना अभी नहीं सोचना है, अभी हम लोग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा आप देख लोगे, थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगा। फिर वही डायग्राम किसका, द डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड द पैंक्रियास। तो यहाँ पे हमारा क्या फिनिश हो चुका है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अब किसके साथ, डाइजेशन ऑफ फूड के साथ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट पढ़ लेते हैं, और ऊपर वाला जो पोर्शन है जो कि है डाइजेशन का पोर्शन, उसको एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। ये जो पूरा बड़ा सा पोर्शन है डाइजेशन वाला, डाइजेशन ऑफ फूड, उसको एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। और इससे ऊपर तो हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। तो डाइजेशन वाला पार्ट जो है वो अलग से पढ़ लेंगे, एब्जॉर्प्शन वाला भी पार्ट अलग से एक लेक्चर में पढ़ लेंगे डिसऑर्डर्स के साथ, तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो इसी लेक्चर में हम लोग क्या देख लेते हैं, इस लेक्चर में देख लेते हैं हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उस पर भरोसा नहीं करना है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ measure of heat energy because heat is the ultimate form of all energies। तो देखो बहुत ही घुमा फिरा के लिखा है, बट सीधी सी बात है, बोला जा रहा है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है हम लोगों की, जैसे कि हम लोग एनिमल्स हो गए, और जो एनर्जी कंटेंट फूड में है, ठीक है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है और जो एनर्जी कंटेंट फूड में है, इसे एक टर्म में एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे हीट एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज, ठीक है, इसलिए करते हैं बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज।
अब क्या दे रखा है, दिस इज ऑफ्टन मेजर्ड एज कैलोरीफिक कैलोरी और जूल which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। तो वही दे रखा है कि इसे जो इसका जो यूनिट है बेसिकली हीट एनर्जी का, हम लोग उसे ऑफ्टन कैलोरी या जूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि क्या है, जो कि है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फिर दे रखा है सिंस दिस वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत छोटा वैल्यू है, फिजियोलॉजिस्ट्स commonly use kilocalorie that is KCl और kilojoule that is kJ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो ये वैल्यू कैलोरी या जूल की वैल्यू बहुत कम है तो इसलिए हम उसे जनरली यूज जो हम लोग करते हैं वो किलो कैलोरी या किलो जूल में करते हैं। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, 1 ग्राम की जगह 1 kg ऑफ वाटर ले लो तो वो 1 किलो जो सिंपली जो कैलोरी था वो अब 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा। न्यूटनिस्ट्स ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज कैलोरी और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि बड़ा सा हम लोग अगर सी लिख रहे हैं, कैलोरी बड़ा सा लिख रहे हैं, जैसे कि छोटा सा CAL लिखा हुआ है तो छोटा यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कैपिटल में लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली किलो कैलोरी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, बार बार किलो लिखना थोड़ा फिजिबल नहीं था तो इसलिए इन्होंने किया होगा ऐसा कुछ, बट उस पर उतना दिमाग नहीं लगाना है। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब ये बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, तो ये एक मशीन है, तो वहीं दे रखा है क्लोज्ड मेटल चैम्बर फिल्ड विद ऑक्सीजन। तो क्या होता है, ये एक क्लोज्ड मेटल का चैम्बर है जिसमें कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है और इसमें हम लोग कंबशन करवाते हैं। ठीक है, कंप्लीट कंबशन करवाते हैं, तो जो आके निकल के आता है जो वैल्यू उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। तो वही बोल रखा है कि अगर हम लोग 1 ग्राम फूड को बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कंबशन करवाएंगे उसका, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है, या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। ठीक है, तो बॉम्ब कैलोरी अगर मशीन में हम लोग करेंगे ये 1 ग्राम ऑफ फूड का कंप्लीट कंबशन, तो हमारे पास जो एनर्जी निकल के आएगा उसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू कहेंगे। बट एक्चुअली हमारे बॉडी में जब उसका कंबशन होगा 1 ग्राम ऑफ फूड का, तब जो वैल्यू निकल के आएगा उसे हम लोग फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो यही है घूम फिर के अभी तक मेन कंटेंट यहाँ है। इसके नीचे ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऐसे ही घुमाया जा रहा था। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर। ठीक है, अब जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, जैसे कि हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल के 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को डाल के जो हमने वैल्यू निकाला है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का 4.1 किलो कैलोरी है, प्रोटीन का 5.65 किलो कैलोरी है, फैट्स का 9.45 किलो कैलोरी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, पर ग्राम की बात हो रही है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, फिर आपका प्रोटीन्स का क्या है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड फैट्स का क्या है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम कंबशन करने से कार्बोहाइड्रेट का बॉम्ब कैलोरीमीटर में 4.1 किलो कैलोरी आपको मिल रहा है एनर्जी। उसी तरह प्रोटीन के 1 ग्राम कंबशन करने से किसमें, बॉम्ब कैलोरीमीटर में 5.65 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, वहीं फैट में 1 ग्राम बर्न करने से 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, वहीं पे अगर ये हमारे बॉडी में आए, ठीक है, जो उसका फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, जो हमारे बॉडी में इसका कंबशन होगा तब कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फिजियोलॉजिक वैल्यू है वो है 4.4 किलो कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। फिर आपको सेम है किसका, प्रोटीन का ही ना, हाँ सेम है आपका प्रोटीन का भी है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट भी दे रहा है, 4 किलो कैलोरी आपका प्रोटीन भी दे रहा है बॉडी में हमारे, और 9 किलो कैलोरी पर ग्राम दे रहा है आपका कौन, फैट। ठीक है, तो ये फर्क है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। मतलब मशीन में करो तो इतने एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 4.1, 5.65, 9.45, बट रियलिटी में बॉडी में 4 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेटा आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। इससे क्या होगा कि एग्जाम में कहीं घूमते फिरते क्वेश्चन आ गया, अगर बोला जाए कितना एनर्जी प्रोड्यूस करा या कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन बन गया तो हम लोगों का दिक्कत ना हो जाए हम लोगों को। ठीक है, इसलिए ध्यान रख लेते हैं। ठीक है,
तो ये फंडा हो गया, तो ये आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डाइजेशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 में। तो ये लेक्चर 3 आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।